Good afternoon, students. Today I have come with the third chapter of Civics of Social Studies of Class 6 NCERT, and name of this chapter is What is Government? So first of all, we'll see that what we are going to study in this chapter. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, मतलब इस चैप्टर के क्या कंटेंट्स हैं. इस चैप्टर में हमको स्टडी करना है व्हाट इज़ गवर्नमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट. देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के क्या क्या काम होते हैं. देन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कितने लेवल्स होते हैं. देन लॉज एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉज बनाना और इम्प्लीमेंट करना इन लॉज को. ये कैसे होता है इसको स्टडी करेंगे. देन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कितने तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं. देन विल स्टडी द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है. देन विमेन सफ़्रेज मूवमेंट, क्या एक मूवमेंट चला था पूरे वर्ल्ड वाइड, इसका नाम था विमेन सफ़्रेज मूवमेंट. उसके बारे में भी हमको स्टडी करना है. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट. व्हाट इज़ गवर्नमेंट? लुक, गवर्नमेंट इज़ एन एजेंसी विच मेंटेन्स laws and order as well as implements policies and programs for social welfare of the country. गवर्नमेंट एक ऐसी एजेंसी होती है जो कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर की स्टेटस को मेंटेन करती है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की कोशिश करती है, एज वेल एज वेरियस पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है कंट्री से डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए. जैसे कंट्री में यदि प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, गरीबी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की, करप्शन है, तो इन सब को दूर करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करती है. और कंट्री में पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहे इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट मेंटेन करती है. यदि पीसफुल इन्वायरमेंट बना रहेगा कंट्री में, एज वेल एज कंट्री से सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जाएगा, तभी कंट्री में सोशल वेलफेयर होगा, मतलब लोगों का कल्याण होगा. तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू अचीव द टारगेट ऑफ सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर कंट्री में लाना गवर्नमेंट का मेन टारगेट होता है. और इस सोशल वेलफेयर के टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? मेंटेन करती हैं कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर, ताकि कंट्री में पीसफुल इन्वायरमेंट बना रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स सारे रिजॉल्व हो जाएं कंट्री से, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एज वेल एज कंट्री से वेरियस प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती हैं, सो दैट द गोल ऑफ सोशल वेलफेयर कैन बी अचीव्ड, लोगों का कल्याण किया जा सके. तो गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ. अब हमको देखना है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट के क्या काम है. देर आर मेनी फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, और सारे फंक्शंस मैं यहाँ लिख के आपको बता नहीं सकता, लेकिन उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जो आपकी बुक में दिए गए हैं, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमको स्टडी करना है. आई हैव कम ओनली विद देम. अदरवाइज देर आर मेनी अदर फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो. गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन इनमें से कुछ काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. टू मेक लॉज एंड इम्प्लीमेंट दिस, नियम और कानून बनाना कंट्री में और उनको लागू करना, लोगों से मनवाना. टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, मार्केट्स, बैंक्स, इलेक्ट्रिसिटी. कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो भी फिजिकल एसेट्स ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, जो कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, जैसे रोड्स बनाना, रेलवेज़ का डेवलपमेंट, एयरवेज का डेवलपमेंट करना, मार्केट्स डेवलप करना, बैंक्स डेवलप करना, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं. इनको डेवलप करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे होती है. और क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री का डेवलपमेंट तभी होगा जब रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, मार्केट्स, बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में डेवलप्ड रहेंगे. तो इनको डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की. टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, देश की सीमा की रक्षा करना. हमारे जो भी एनिमीज़ हैं, जो भी हमारे शत्रु हैं, फॉरेन कंट्रीज़, जो हमारे दुश्मन हैं, उनसे अपने कंट्री की नेशनल बाउंड्रीज़ को क्या करना? प्रोटेक्ट करना. टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, दूसरे देशों के साथ शांति वाला रिलेशन बना के रखना. शांति वाला रिलेशन मतलब दूसरे कंट्री से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसे रिमूव करके कंट्री में पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, या दूसरे कंट्री से पीसफुल रिलेशन क्रिएट करना, ये भी एक
रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शन होता है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट, टू इरेडिकेट द वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कंट्री से जो वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी कंट्री से दूर करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो 3 लेवल पे काम करती है, नेशनल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। What is national level government? National level government is that government which covers the entire country, like government of India. जो हमारे कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट है which is elected by public during general elections, that government is known as national level government. ये गवर्नमेंट पूरे कंट्री को कवर करती है और ऐसे सारे डिसीजंस ये गवर्नमेंट लेती है जो एंटायर कंट्री को अफेक्ट करते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज़, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज़, इस तरह के जो भी डिसीजंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एयरवेज़, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज़, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर, इस तरह के सारे डिसीजंस जिससे पूरा कंट्री अफेक्ट होता है, इस तरह के डिसीजंस लेती है नेशनल लेवल गवर्नमेंट। नेशनल लेवल गवर्नमेंट का जो हेड होता है उसे बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, और ये गवर्नमेंट रन करी जाती है थ्रू पार्लियामेंट जो दिल्ली में लोकेटेड है हमारे कंट्री के केस में। स्टेट लेवल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट विच कवर्स द एंटायर स्टेट, हमारे कंट्री में जो 28 स्टेट्स हैं इनकी भी अपनी एक गवर्नमेंट होती है, इन सारी गवर्नमेंट्स को बोलते हैं स्टेट लेवल गवर्नमेंट, लाइक गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ये गवर्नमेंट्स एक पर्टिकुलर ये गवर्नमेंट्स होती हैं अपनी पर्टिकुलर स्टेट्स को कवर करती हैं और ये ऐसे डिसीजंस लेती हैं जो इंटायर स्टेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, रोडवेज़ विद इन द स्टेट्स। इस तरह के डिसीजंस जो भी लेने होते हैं वो स्टेट लेवल गवर्नमेंट लेती हैं और इसका जो हेड होता है उसे बोलते हैं सीएम। और ये कहाँ से चलती हैं? दीज गवर्नमेंट्स आर रन थ्रू स्टेट असेंबलीज़ या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिसे विधानसभा बोलते हैं हिंदी में, वहाँ से इन गवर्नमेंट्स को रन करा जाता है। इनका जो हेड होता है, ये गवर्नमेंट को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर होती है उसको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट विच कवर्स द एंटायर विलेज या और सिटी, एक पूरे विलेज या सिटी को कवर करने वाली गवर्नमेंट को बोलते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट्स ऐसे डिसीजंस लेती हैं जिसका इम्पैक्ट इंटायर विलेज या इंटायर सिटी पे पड़ता है। जैसे विलेज में जो लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत और इसका जो हेड होता है उसे बोलते हैं ग्राम प्रधान। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है वो सिटी में लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है और इसका हेड जो होता है इसे बोलते हैं मेयर। तो ये ऐसे डिसीजंस लेते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट जो इंटायर सिटी या इंटायर विलेज को अफेक्ट करते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अ विलेज ऑफ अ सिटी। तो इस तरह की गवर्नमेंट को बोलते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट। ये तीनों लेवल की गवर्नमेंट्स हमारे कंट्री में फंक्शन करती हैं। अब यहाँ पे कुछ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कुछ डिसीजंस लिखे गए हैं और उन डिसीजंस को पढ़ना है और आपको बताना है कि वेदर दीज डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय लोकल लेवल गवर्नमेंट या स्टेट लेवल गवर्नमेंट या सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट। द डिसीजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन द पीसफुल रिलेशन विद रशिया, दूसरे कंट्री जो रशिया कंट्री है उससे पीसफुल रिलेशन मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमने टिक करा। द डिसीजन ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑन वेदर टू हैव बोर्ड एग्ज़ाम इन क्लास 8 फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स, बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को लेना है डिसीजन कि क्लास 8 जो है वहाँ हर सरकारी स्कूल में क्लास 8 में बोर्ड एग्ज़ाम होगा कि नहीं। तो ये बंगाल गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, तो ये डिसीजन लिया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन्स कनेक्टिंग बिटवीन जम्मू एंड भुवनेश्वर, जम्मू और भुवनेश्वर के बीच में ट्रेन्स चलनी है। ट्रेन्स एंटायर कंट्री में चलती हैं, मतलब ट्रेन एक ऐसा डिसीजन है जो एंटायर कंट्री को ट्रेन से रिलेटेड या रेलवे से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा एंटायर कंट्री को अफेक्ट करेगा, इसीलिए यह डिसीजन लिया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। द डिसीजन टू लोकेट द कॉमन वेल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ विलेज, एक विलेज में कहाँ पे कॉमन वेल कहाँ पे सबके यूज़ करने के लिए कुआं बनना है, इस तरह का डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेगी बल्कि लोकल लेवल गवर्नमेंट जो ग्राम पंचायत कही जाती है वो लेगी। डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ बिग चिल्ड्रन पार्क इन पटना, पटना इज अ सिटी, तो पटना में एक चिल्ड्रन पार्क बनाना है, इसका डिसीजन जो लेना होगा वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं लेंगी बल्कि लोकल लेवल गवर्नमेंट पटना की होगी, जिसे बोलेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन।
The decisions of Haryana government to provide free electricity for all farmers will be taken by state government of Haryana. Introduction of new 1000 rupees note, जो भी 1000 रुपीज़ या जो भी नोट्स इशू करे जाते हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है डायरेक्टली, या सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन जिसे बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इशू करते हैं. तो ऑब्वियसली ये डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. 1000 रुपीज़ की नई नोट आनी है. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको सारे डिसीजंस को पढ़ना है और एंड यू हैव टू डिसाइड दैट वेदर दीज डिसीजंस विल बी टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल गवर्नमेंट. लॉज एंड गवर्नमेंट. लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब होता है ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जिसको कंट्री को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए कंट्री में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस को कहा जाता है लॉ. जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट्स ने लॉ बनाया है, जैसे हमारे यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, एक रूल बनाया है कि यदि आप स्कूटी या बाइक टू व्हीलर से जाते हैं तो आपको हेलमेट लगाना होगा, कार से चलते हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाना होगा. ये डिसीजन लिया गया है और हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी ये डिसीजन लिया है. और जो लोग नहीं लगाते हैं उनके ऊपर फ़ाइन चार्ज किया जाता है. अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग फ़ाइन चार्ज करती हैं, सबका अलग मतलब फ़ाइन का जो रेट है वो अलग अलग है. तो इस तरह से एक रूल है जिसे स्टेट गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इम्प्लीमेंट कराती हैं. तो इसी रूल को क्या बोला जाएगा? लॉ बोला जाएगा. तो लॉ का मतलब क्या हुआ? लॉ कौन बनाता है? द गवर्नमेंट्स मेक लॉज एंड द पीपल हैव टू फॉलो दिस. गवर्नमेंट लॉ बनाती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं और पब्लिक को इसे फॉलो करना होता है. दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन. यदि गवर्नमेंट्स लॉ बनाएं और लोग उसको फॉलो करें तभी गवर्नमेंट फंक्शन करेंगी, गवर्नमेंट्स चल पाएंगी. यदि गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाए या गवर्नमेंट्स लॉ बना रही हैं और लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं या गवर्नमेंट्स फॉलो नहीं करा पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं इन लॉज को, तो गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर पाएंगे. जस्ट लाइक गवर्नमेंट्स हैव the power to make decisions, similarly these have power to implement these decisions also. गवर्नमेंट निर्णय लेने की ताकत होती है गवर्नमेंट के पास. गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक डिसीजंस लेने की पावर गवर्नमेंट के पास होती है. साथ ही साथ इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने की भी पावर होती है. मतलब कोई भी लॉ गवर्नमेंट ने बनाया और उसको इम्प्लीमेंट कराइए, जो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे उनके ऊपर फाइन लगता है, उनको पनिशमेंट मिलता है. इस तरह से गवर्नमेंट्स हैव पावर टू इम्प्लीमेंट दीज लॉज ऑल्सो. Without these laws, government's power to make decisions is not of much use. मतलब गवर्नमेंट के पास यदि केवल लॉ बनाने की पावर हो और इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने की पावर ना हो तो इन लॉज का कोई मतलब नहीं होगा, कोई इन लॉज को फॉलो नहीं करेगा. अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स. दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं. एक होती है डेमोक्रेसी, जो आज के डेट में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर हैविंग दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट. पास्ट में जब डेमोक्रेसी नहीं थी तो मोनार्की था. मोनार्की मतलब राजतंत्र. ऐसी गवर्नमेंट जिसे राजा चलाता है उसे बोलते हैं मोनार्की. और ऐसी गवर्नमेंट जिसे पब्लिक द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स चलाते हैं. जैसे हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज़ रन बाय दोज रिप्रेजेंटेटिव्स विच आर इलेक्टेड बाय पब्लिक ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस बाय देयर वोट्स. जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट या स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स चलाते हैं. सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इलेक्शन के टाइम पे पब्लिक इनको इलेक्ट करती है और ये जाके गवर्नमेंट चलाते हैं. और स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट चलती है उनको MLAs पब्लिक चुनती है. पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ कहा जाता है. इनको पब्लिक थ्रू इलेक्शंस इलेक्ट करती है और ये जाके गवर्नमेंट चलाते हैं. तो इस तरह की गवर्नमेंट को बोलते हैं डेमोक्रेसी. मोनार्की एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसे पब्लिक इलेक्ट नहीं करती है, बल्कि यहाँ एक राजा होता है. फिर राजा का जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, वो उस जनरेशन से एक इंडिविजुअल फिर से किंग बनता है, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन का एक इंडिविजुअल किंग बनता है. इसी तरह मतलब एक फैमिली के लोग ही एक फैमिली के जो डिफरेंट जनरेशन्स हैं वो गवर्नमेंट को रन करती हैं. इस तरह की गवर्नमेंट को बोलते हैं मोनार्की. अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है पहला देखते हैं. डेमोक्रेसी. अंडर डेमोक्रेसी मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट आर इलेक्टेड बाय पीपल. जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट के मेंबर्स, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर MPs हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के मेंबर MLAs हैं, इनको कौन इलेक्ट करता है? इनको पब्लिक इलेक्ट करती है. बट अंडर मोनार्की द मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट आर
सेलेक्टेड बाय मोनार्क। यहाँ पे जो गवर्नमेंट चलती है उस गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे जो मिनिस्टर्स होते हैं, मोनार्की वाली गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उसे पब्लिक इलेक्ट नहीं करती है, अनलाइक डेमोक्रेसी। इनको सेलेक्ट कर लेता है। कौन सेलेक्ट कर लेता है? जो मोनार्क होता है। मोनार्क कौन होता है? किंग या क्वीन। किंग और क्वीन जो होते हैं वो कुछ इंडिविजुअल्स को वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारे मिनिस्टर होंगे, और उन मिनिस्टर्स के हेल्प से वो गवर्नमेंट को चलाते हैं। डेमोक्रेसी, देयर इज़ अ फिक्स टेन्योर ऑफ दिस गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है उसका फिक्स टेन्योर होता है। जैसे हमारे कंट्री में एक गवर्नमेंट का टेन्योर 5 ईयर्स होता है। आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इलेक्शंस आर हेल्ड, बट देयर इज़ नो सच फिक्स टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का कोई टेन्योर नहीं होता है। जब तक राजा पावरफुल रहेगा, जब तक कि या तो राजा की डेथ ना हो जाए या कोई दूसरा किंग इसको डिफीट ना कर दे, ये राजा गवर्नमेंट को, जो किंग है वो गवर्नमेंट को रन करता रहेगा। यदि कोई उसे डिफीट नहीं कर पाया लाइफ लॉन्ग और उसकी लाइफ 40 ईयर्स की है तो 40 ईयर्स तक वो रूल करता रहेगा। यदि विद इन 2 मंथ्स उसको किसी दूसरे किंग ने डिफीट कर दिया, विद इन 2 मंथ्स किंग की डेथ हो जाती है तो नया किंग बन जाएगा और गवर्नमेंट चेंज होगी। तो इस गवर्नमेंट का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। ये बहुत शॉर्ट टाइम तक भी सर्वाइव कर सकती है, बहुत लॉन्ग टाइम तक भी सर्वाइव कर सकती है। डेमोक्रेसी, दिस गवर्नमेंट इज़ फॉर्म थ्रू इलेक्शन। ये गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन होता है इलेक्शंस के थ्रू होता है। दिस गवर्नमेंट इज फॉर्म थ्रू सलेक्शन। इसमें इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन मतलब पब्लिक किसी को वोट दे के चुन रही है, और सलेक्शन मतलब राजा कुछ लोगों को सेलेक्ट कर ले रहा है कि आप मिलके हमारी गवर्नमेंट को रन करेंगे, आप मिनिस्टर रहेंगे, आप इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रहेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर बना लेते हैं। तो इलेक्शन मतलब पब्लिक ने थ्रू इलेक्शंस लोगों को वोट दे के चुना, और सिलेक्शन का मतलब कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया कि आप आ जाइए, आप आ जाइए, इस तरह से। गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिसीजंस टू पीपल। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस लेती है पब्लिक को उसको देना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। कब? एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। आफ्टर एवरी 5 ईयर्स गवर्नमेंट को इलेक्शन में जाना होता है, तो इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट ने विद इन 5 ईयर्स, पिछले 5 ईयर्स में जो भी डिसीजंस लिए हैं उसको पब्लिक को एक्सप्लेन करना पड़ता है, नहीं तो पब्लिक वोट उस गवर्नमेंट को नहीं देगी, नई गवर्नमेंट को इलेक्ट कर लेगी। इसलिए गवर्नमेंट को अपने जो भी डिसीजंस और एक्शंस लिया उसको एक्सप्लेन करना होता है। बट ये जो मोनार्की होती है इसमें राजा को अपने डिसीजंस को पब्लिक को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्शन नहीं होता है। अब डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है रूल ऑफ पब्लिक। पब्लिक यदि शासन करती है तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। लेकिन इस तरह की डेमोक्रेसी जिसमें पब्लिक डायरेक्टली गवर्नमेंट रन करती है, किसी भी कंट्री में नहीं मिलती है। डेमोक्रेसी का एक मॉडिफाइड वर्जन मिलता है जिसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है पब्लिक डायरेक्टली रूल नहीं करती है, पब्लिक डायरेक्टली गवर्नमेंट रूल नहीं करती है, बल्कि पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पब्लिक रन द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, और एमएलएज को हम इलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ स्टेट लेवल इलेक्शंस जिनको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इस तरह की डेमोक्रेसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। इन रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेसी पीपल do not participate directly in government but instead choose their representatives through an election process। इलेक्शन प्रोसेस में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को रन नहीं करते हैं। These representatives meet and make decisions for entire population। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे एमपीज़ हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, एंटायर कंट्री के लिए डिसीजन लेते हैं। ऐसे ही एमएलएज जो हैं, जो स्टेट असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठते हैं और पूरे स्टेट के लिए डिसीजंस लेते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक फीचर होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यदि किसी कंट्री में है तो हम बोलेंगे देयर इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दिस मीन्स दैट ऑल द एडल्ट्स इन अ कंट्री आर अलाउड टू वोट। यदि एक कंट्री के सारे एडल्ट्स, सारे वयस्कों को वोट देने का अधिकार है तो इसे बोलेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और यदि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है मतलब सारे एडल्ट्स वोट दे पा रहे हैं किसी कंट्री में, तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारे कंट्री में वोटिंग का मिनिमम ईयर ऑफ वोटिंग क्या रखा गया है? 18 ईयर्स। ऑल दोज हु आर मोर देन 18 ईयर्स और मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज कैन वोट इन आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री में भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इस लॉ को फॉलो किया जाता है, इसीलिए बोल सकते हैं हमारे कंट्री में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। अब एक और टॉपिक लास्ट में हमको पढ़ना है, वीमेन सैफ्रेज मूवमेंट। लुक,
पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं, जब वहाँ डेमोक्रेसीज़ का डेवलपमेंट हुआ तो इनिशियली वीमेन वे आर नॉट अलाउड टू वोट। वीमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। इवन इन आर कंट्री ऑल्सो बिफोर इंडिपेंडेंस, जो हमारे कंट्री में गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट में इलेक्शन के टाइम पे वीमेन और पुअर इंडिविजुअल्स को वोट देने का राइट नहीं था, हमारे कंट्री में भी और हाईली डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज़ में भी। तो पूरी दुनिया में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे एक चेंज आया और विमेन जो हों वोट देने का अधिकार पाने के लिए एक मूवमेंट करी, एक आंदोलन चलाई, उसको बोला गया विमेन सैफ्रेज मूवमेंट। सैफ्रेज का मतलब होता है मताधिकार, वोट देने का अधिकार। तो विमेन सैफ्रेज मूवमेंट मतलब महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया उसे बोला गया विमेन सैफ्रेज मूवमेंट। कैसे स्टार्ट हुआ? स्ट्रगल ऑफ राइट टू वोट फॉर विमेन इन यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज वॉज कॉल्ड विमेन सैफ्रेज मूवमेंट। अमेरिका में, यूएसए में और यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, यहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया इसे बोला गया विमेन सैफ्रेज मूवमेंट। हुआ क्या? ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेनी मैन वेयर अवे फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वीमेन हैड टू डू द वर्क विच वेयर अर्लियर कंसिडर्ड मेंस वर्क। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था यूरोप में तो उस टाइम पे क्या हुआ, जितने भी मोस्ट ऑफ द मेन वो उनको आर्मी में सेलेक्ट कर लिया गया और उनको वॉर फाइट करने के लिए दूसरे कंट्रीज़ में भेज दिया गया। तो घर पे या सोसाइटी में या जो भी सिटीज़ थे और विलेज थे वहाँ विमेन बची। तो जो काम पहले मेन करते थे वो सारे काम अब किसको करना पड़ा? विमेन को करना पड़ा। इस तरह से क्या हुआ? दिस इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ वीमेन। इससे महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ा। उनको लगा कि हम भी तो पुरुषों के बराबर हैं, मेन के बराबर हम भी हैं, क्योंकि जो काम वो पहले करते थे वो काम हम भी इफिशिएंटली कर पा रहे हैं। एंड दे डिमांडेड राइट टू वोट फॉर देमसेल्व्स एज मैन। इसलिए उनके अंदर ये आया कि जब हम मेन के बराबर हैं, हमारे अंदर कैपेसिटी मेन इंडिविजुअल्स के बराबर है, तो उन्हीं की तरह हमको भी इलेक्शंस में वोट देने का राइट मिलना चाहिए। तो क्या हुआ? मेनी ऑफ देम वेयर इम्प्रिजेंट। जब ये आंदोलन कर रही थी, मांग कर रही थी कि उनको भी वोट देने का राइट मिलना चाहिए, तो इनको जेल में डाल दिया गया एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक। और ये लोग भूख हड़ताल पे भी चली गई। अल्टीमेटली दे वेर गिवन राइट टू वोट। और अंत में उन गवर्नमेंट्स को, यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए की गवर्नमेंट को महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार देना पड़ा। इन यूएसए वीमेन वेयर गिवन राइट टू वोट इन ईयर 1920। ये बहुत पूछा जाता है। यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस ईयर में मिला? ईयर 1920 में। वेयर एज इन इंग्लैंड इन ईयर 1928। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? इन ईयर 1928। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर।